दिन था 2 दिसंबर 2019। सुबह के टाइम लोग मरीन बीच पर हर रोज की तरह घूम रहे थे। तभी उन सब की नजर एक सूटकेस पर पड़ती है जो कि समुद्र की लहरों के साथ बह के किनारे पर आ गया था। इसके बाद वो सभी लोग जाकर उस सूटकेस को खोलकर देखते हैं। सूटकेस को खोलते ही उन सब की चीखें निकल गई, क्योंकि उस सूटकेस में एक इंसान के कटे हुए हाथ और पांव थे। तो ये हाथ और पांव किसके थे और किसने इतनी बेरहमी से इस आदमी को मारा होगा और क्यों? आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। It was not a normal murder. The body was chopped into 8 pieces. It was pre-planned murder. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक सूटकेस समुद्र के किनारे मिला और उस सूटकेस में किसी आदमी के हाथ और पांव थे। इसके बाद लोगों ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि उस सूटकेस में हाथ और पांव कटे हुए थे और उन हाथ और पांव के साथ 3 कपड़े भी थे, जिसमें से 2 कमीज थी और 1 पैंट थी। इसके बाद पुलिस आसपास में छानबीन करती है ताकि वो बाकी के अंग भी ढूंढ सके, लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। तभी पुलिस वाले उन्हें बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम समुद्र में जाकर देखो कि कहीं और भी सूटकेस समुद्र में तैर तो नहीं रहे। लेकिन काफी देर तक समुद्र में वो मछुआरे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और मछुआरों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पुलिस उस हाथ और पैर को हॉस्पिटल में भेज देती है उसकी जांच के लिए। हॉस्पिटल में उस कटे हुए हाथ से फिंगरप्रिंट वगैरह ले लिए जाते हैं और वो सारी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस को दे दी जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग रहा था, इसलिए पुलिस केस को सीबीआई को सौंप देती है। अब सीबीआई इस केस की जांच में लग जाती है। अब सीबीआई के पास सिर्फ 4 ही चीजें थी केस को सुलझाने के लिए, एक तो सूटकेस और 2 कमीज और 1 पैंट। इसके बाद सीबीआई उस सूटकेस को देखती है, लेकिन वो कोई खास सूटकेस नहीं था, आम सूटकेस की तरह ही वो सूटकेस था। इसलिए पुलिस सूटकेस को साइड में कर देती है और वो फिर पैंट को देखती है, लेकिन पैंट में भी उन्हें कुछ खास चीज नहीं मिली। इसके बाद वो उन 2 कमीजों को देखती है, जिसमें से एक तो रेडीमेड थी और एक सिलवाई हुई थी। जो कमीज सिलवाई गई थी उसके ऊपर एक लोगो था जो कि एल्मो मेंस वियर के नाम से था। अब पुलिस के पास एक सुराग था। पुलिस इस दुकान को ढूंढने लगती है। फिर सीबीआई को पता चला कि वो दुकान कुर्ला वेस्ट में है। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस दुकान पर भेजी जाती है। वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने उस दुकानदार से पूछताछ शुरू की और उन्हें इस लोगो के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि ये लोगो उन्हीं की दुकान का है और पुलिस वाले अपने साथ वो कमीज भी लेकर गए थे जो उन्हें उस सूटकेस से मिली थी। उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि क्या ये तुम्हारी दुकान से सिली हुई है? तब उस दुकानदार ने बताया कि ये कमीज उसी ने सिली थी। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि ये तुमने किसके लिए सिली थी? फिर दुकानदार ने अपना रजिस्टर निकाला और उसमें वो ढूंढने लगा। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उस दुकानदार को उस शर्ट का बिल मिल गया कि उसने वो कमीज किसके लिए सिली थी। जिस व्यक्ति के लिए वो कमीज सिली गई थी उसका नाम बेनेट रिबेलो था। अब पुलिस के पास सिर्फ एक नाम था जिसके सहारे उन्हें उस तक पहुंचना था, लेकिन काफी दिनों तक भी पुलिस को कुछ नहीं पता चलता। और तभी एक पुलिस वाले का दिमाग चलता है और वो सोचता है कि इसे क्यों ना सोशल मीडिया पर ढूंढा जाए। इसके बाद सबसे पहले वो फेसबुक पर उसका नाम सर्च करते हैं और वो फेसबुक पर बेनेट रिबेलो नाम से सर्च करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारे अकाउंट उनके सामने आते हैं जिन्हें वो एक एक करके देखे जा रहे थे और तभी उनके सामने एक अकाउंट आता है जिसके अंदर बहुत सारी फोटो अपलोड की गई थी। फिर पुलिस वाले उन फोटो को एक एक करके ध्यान से देखने लगते हैं। उस अकाउंट में जिस बंदे की फोटो थी उसने लगभग हर एक फोटो में हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहनी थी। जिसके बाद पुलिस उसके हाथों को और जो उनको कटा हुआ हाथ मिला था उनको मैच करने लगती है। लगभग उसके हाथ की और पैर की बनावटें लगभग सेम ही थी और पुलिस और फोटो को भी देखे जा रही थी। तभी उन्हें एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें उसने वो शर्ट डाली हुई थी। वही शर्ट पुलिस वालों को उस बैग से मिली थी। पुलिस वाले उन दोनों कमीजों को मैच करके देखते हैं और वो दोनों कमीज आपस में मैच भी हो जाती है। पुलिस वालों को अब पक्का यकीन हो गया था कि यही वो बंदा है जो कि मरा है। इसके बाद
पुलिस वाले उसे ढूंढना चाहते थे और उसी के फेसबुक अकाउंट से पुलिस को ये भी पता चल गया कि वो एक आर्टिस्ट था। उसे गाने बजाने का शौक था। वो गाना गाने के लिए अलग अलग शहरों में भी जाया करता और उसने एक आईडी कार्ड भी पोस्ट किया हुआ था जो कि किसी राजनीतिक पार्टी का था, जिससे पुलिस को उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर मिल गया। पुलिस ने तुरंत उसका फोन मिलाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि मरने वाला व्यक्ति हो ना हो यही है। फिर पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है और उसके घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस आसपास में पूछताछ शुरू करती है कि बेनेट रिबेलो नाम का बंदा यहाँ पर रहता है या फिर नहीं। तब आसपास के लोगों ने बताया कि वो यहीं पर रहता है और उसे काफी दिनों से यहाँ पर देखा भी नहीं है और उसके साथ उसकी एक 18 साल की बेटी भी रहती है जिसका नाम आराध्या पाटिल है। और लोगों ने ये भी बताया कि जब से बेनेट घर से गायब है तब से ही उसकी बेटी भी घर से गायब है। उसको भी उन लोगों ने तब से ही नहीं देखा। अब पुलिस वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि जिस कातिल ने बेनेट को मारा है क्या पता उसने उसकी बेटी को भी मार दिया हो। अब पुलिस वाले जल्दी से भाग कर जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट से वो घर की तलाशी का ऑर्डर लेकर आते हैं और बेनेट के घर में छानबीन शुरू कर देते हैं। बेनेट के घर पर उन्हें और तो कुछ चीज नहीं मिली लेकिन उन्हें वहाँ पर एक फोन नंबर और एक डायरी मिली जो कि आराध्या की थी। उस डायरी को जब वो पढ़ रहे थे तभी उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखकर पुलिस वाले चौंक गए थे। उस डायरी में लिखा था कि सॉरी 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 डैड, आई एम बैड गर्ल। जिसने मुझे रहने के लिए घर दिया मैंने उसी को ही मार दिया। अब पुलिस वाले ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इसने ऐसा क्यों लिखा। या तो बेनेट ने इसे गोद लिया है क्योंकि आराध्या ने डायरी में ये लिखा था कि जिसने मुझे रहने के लिए घर दिया मैंने उसी को मार दिया। फिर पुलिस वहां से वापस लौट जाती है और उस नंबर पर कॉल करके देखती है लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब वो नंबर ऑन हुआ तब पुलिस वालों को पता चला कि वो नंबर घाटकोपर में एक्टिव हुआ है। इसके बाद पुलिस घाटकोपर पहुंच जाती है और वहां पर छानबीन शुरू कर देती है। काफी देर मेहनत करने के बाद पुलिस को आराध्या पाटिल मिल जाती है और पुलिस सीधा आराध्या पाटिल के पास जाती है और उससे जाते सबसे पहले यही पूछा कि तुम्हारे पिता बेनेट कहाँ पर है। और आराध्या पुलिस वालों को देखकर पहले तो घबरा रही थी लेकिन उसने हिम्मत करके बताया कि उसके पापा कॉन्सर्ट के लिए बाहर गए हुए हैं और वो घर पर अकेली थी लेकिन उसे घर पर डर लग रहा था इसलिए वो अपने दोस्तों के पास रहने के लिए आ गई। लेकिन पुलिस वालों ने तभी उसे उसके लिखी हुई डायरी दिखाई जिससे वो फूट फूट कर वहां पर रोने लगी और उसने सारी सच्चाई बता दी। और जो कुछ इसने पुलिस को बताया वो सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए थे। आराध्या ने कबूल कर लिया था कि उसने ही अपने पिता को मारा है। तब उसने बताया कि वो उसकी रियल बेटी नहीं थी। बेनेट की पहले 2 शादियां हो चुकी है लेकिन उसकी दोनों शादियां नहीं टिकी। जिसके बाद उसे आराध्या मिली। आराध्या को वो अपने घर पर ले आता है और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगता है। उसे जो चाहिए होता था वो सब कुछ उसे मिला करता और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। और फिर अगस्त 2019 में आराध्या एक दिन मंदिर में जाती है और मंदिर में आराध्या एक लड़के से मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता था। अब आराध्या सारी बातें उस लड़के के साथ शेयर करने लगी थी। तब आराध्या ने उस लड़के को बताया कि वो बेनेट की रियल बेटी नहीं है, उसने गोद लिया था। वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं लेकिन वो उसका यौन शोषण भी करते हैं। ये बात सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। उसने कहा कि अगर वो तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, तुम्हारा यौन शोषण करता है तो तुम पुलिस में क्यों नहीं जाती। तब आराध्या ने कहा कि उसे पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना, इसलिए वो इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। अब वो लड़का जब भी आराध्या से मिला करता तभी यही बात हुआ करती कि बेनेट उसे अब तो तंग नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का बेनेट के नाम से गुस्सा हो रहा था। अब आराध्या को भी अपने पापा पर गुस्सा आने लगा था। और फिर 23 नवंबर 2019 के दिन इन दोनों ने प्लान किया कि वो उसके पिता बेनेट को मार देंगे। फिर 26 नवंबर 2019 के दिन आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आता है और जब आराध्या का बॉयफ्रेंड घर पर आया उस टाइम बेनेट बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद बेनेट भी घर पर आ जाता है और जैसे ही बेनेट घर पर आता है तभी आराध्या उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तभी बेनेट पहले तो पीछे मुड़ता है और अपना गिटार उठा लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा उसको मारने के लिए। लेकिन तभी पीछे से आराध्या का बॉयफ्रेंड बेनेट पर हमला कर देता है और उसके सर पर किसी लोहे की चीज से सर पर वार करता है जिसकी वजह से बेनेट वहीं पर गिर गया और आराध्या के बॉयफ्रेंड जोर जोर से उसके सिर पर
उस लोहे की चीज से मारने लगा, जिससे बेनेट बेहोश हो गया। इसके बाद वो मच्छर मारने वाला स्प्रे लेकर आए और उसके मुंह के अंदर वो पूरा स्प्रे खाली कर दिया ताकि वो पूरी तरह से मर जाए। लेकिन यहाँ भी वो दोनों रुकने वाले नहीं थे। फिर वो किचन से जाकर एक चाकू लेकर आए और उसकी छाती पर इतनी बार वार किया कि वो पूरी तरह से खून में लथपथ हो गया। जिसके बाद उसको वो एक रात के लिए बाथरूम में बंद कर देते हैं ताकि उसका सारा खून वहीं पर निकल जाए। और फिर सुबह होने के बाद वो दोनों बाथरूम में जाते हैं और उसको चाकू से काटने लगते हैं, लेकिन चाकू से वो उसे काट नहीं पा रहे थे, इसलिए वो चाकू को गर्म करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं। और कुछ हड्डियों को तो उन्होंने हथौड़े की मदद से तोड़ा। उन्होंने जैसे तैसे करके बेनेट को कई टुकड़ों में काट दिया। फिर इन्होंने उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरना शुरू कर दिया, लेकिन एक हाथ और एक पैर से बहुत ज्यादा खून निकले जा रहा था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए ये दोनों उस हाथ और उस पैर को सूटकेस में रख देते हैं और उसके चारों तरफ वो 2 कमीज और एक पैंट लगा देते हैं ताकि वो खून सूटकेस से बाहर ना निकले। और फिर अगले दिन ये दोनों रात को उन सूटकेस को और उन बैगों को लेकर बाहर निकलते हैं। फिर ये एक नदी के पास पहुंचते हैं और उस नदी के पास उन टुकड़ों से भरे हुए बैगों को फेंक देते हैं और उस सूटकेस को नदी में फेंक देते हैं। और वो सूटकेस नदी से होते हुए समुद्र में पहुंच गया और समुद्र से वो मरीन बीच के किनारे पर पहुंच गया जहां से पुलिस को वो मिला था। फिर उन दोनों को पुलिस अदालत में पेश करती है। अदालत में वो लड़का तो नाबालिग था क्योंकि उसकी उम्र 16 साल ही थी, इसलिए उसे अदालत बाल सुधार गृह में भेज देती है और आराध्या को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।